हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनु टीचिंग हब में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम में आपके बाल विकास का जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आपके बाल विकास में सीटीपी में पूछे जाते हैं, जैसे कि हो गया बाल विकास के चरण, सीखने के सिद्धांत, बहु और बहुबुद्धि का सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और शिक्षक की क्या भूमिका है। यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो कृपया इन सब प्रश्नों को जानने के लिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट में हम बना रहे हैं ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, और ये वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। दोस्तों, शुरू करते हैं हम पियाजे से। पियाजे सीटेट एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं। जो पियाजे हैं, जीन पियाजे, इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के पियाजे जी ने 4 चरण बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा संवेदी गतिक, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। दूसरा है पूर्व संचालन या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे पूर्व संचालन रेखा है, इससे अगर आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी पूछ लिया जाए तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरह से पूछ सकता है। तीसरी स्टेज आ जाती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। चौथी होती है औपचारिक अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। क्या? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताएं। पहली है संवेदी, इसे संवेदी गामक अवस्था के नाम से भी पूछा जाता है, संवेदी गतिक अवस्था के नाम से भी पूछा जा सकता है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की होती है। औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 से 18 वर्ष की, यानी 11 प्लस की अवस्था जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट देखते हैं, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था से संबंधित है। जो संरक्षण की अवधारणा है पियाजे की, जो संरक्षण की अवधारणा है किससे संबंधित है, तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। इसे कॉन्वर्सेशन की अवस्था भी कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। अहम केंद्रित किस अवस्था की विशेषता है। अहम केंद्रित किस अवस्था की विशेषता है, तो अहम केंद्रित पूर्व संचालन अवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों इसके बाद आते हैं वाइगोस की। इनसे भी बहुत ज़्यादा सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ले वाइगोस की चैप्टर से भी। ठीक है, इनका प्रमुख सिद्धांत है। पहला क्वेश्चन बन जाता है आपका, इनका जेडपीटी का जो सिद्धांत किसने दिया है, तो वो आपको याद रखना, जेडपीटी का सिद्धांत
लेव वाइगोत्स्की ने दिया है और इन्होंने एक और सिद्धांत दिया है सामाजिक विकास का सिद्धांत। ये भी आपको याद रखना है। जेडपीटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीटी की फुल फॉर्म होती है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वह अंतर जो बच्चा स्वयं कर सकता है और वह शिक्षक सहपाठी की सहायता से कर सकता है। जेडपीटी का ये अर्थ होता है कि वह अंतर जो बच्चा स्वयं से कर सकता है और जो वह शिक्षक सहपाठी की सहायता से कर सकता है। ठीक है। दूसरा होता है स्कैफोल्डिंग, जिसे हम पाड़ या ढांचे के भी नाम से पाड़ या ढांचा, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब है अचानक जब बच्चे को किसी भी समस्या के दौरान ज़रूरत पड़ती है उसे आप अचानक, यानी कहने का मतलब है अस्थायी सहायता या अस्थायी मदद करते हैं, उससे ही हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है। पाड़ या ढांचा, स्कैफोल्डिंग, ये कोई भी वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि अस्थायी मदद शिक्षक के द्वारा बच्चे को दी जा रही है। ओके। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है। इन्होंने भाषा को पहले रखा है। इनके अनुसार विचार बाद में आते हैं। ठीक है। और जो जीन पियाजे हैं, अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि भाषा विचारों से पहले भाषा जो है विचारों से पहले आती है, तो अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको वाइगोत्स्की लगाना है। और विचार अगर भाषा से पहले अगर क्वेश्चन में बताए जा रहे हैं, दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जीन पियाजे लगाना है। ओके। अब देखते हैं दोस्तों कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है। इन्होंने अपने सिद्धांत के भी 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। और तीनों स्तरों में 2-2 चरण, हर एक स्तर के इन्होंने 2 चरण बताए हैं। 2 चरण। ठीक है। तो इनके स्तर हैं। स्तरों की बात अगर करते हैं तो इनके स्तर जो बताए हैं इन्होंने 3 बताए हैं और इनके 2-2 चरण, यानी कि तीनों स्तर के 6 चरण इन्होंने बताए हैं। ठीक है। 2-2 चरण हर स्तर में बताए हैं, तो इसके 6 चरण हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में तो हम सारे चरणों की बात नहीं करेंगे, इसमें हम आपको सिर्फ स्तरों की बात बताएंगे। अगर आपको इनके चरण के भी बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, तो इसके बारे में हम एक वीडियो डिटेल्स में बना देंगे ताकि आपको बहुत अच्छी से हेल्प मिले। ठीक है। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। तो पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है। पूर्व परंपरागत स्तर की मुख्य विशेषता क्या है? तो पूर्व परंपरागत स्तर की मुख्य विशेषता है दंड और पुरस्कार के आधार पर नैतिक निर्णय। दंड और पुरस्कार के आधार पर नैतिक निर्णय करना ही इसकी प्रमुख विशेषता है। दोस्तों कुछ एनसीएफ से भी आप हमारे एग्जाम में जो स्टेट एग्जाम है इसमें एनसीएफ से भी बहुत ज़्यादा वर्ग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीएफ 2005 जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है रटंट विद्या के स्थान पर समझ आधारित, जो है कि आपको रटने पे बल नहीं देना है, आपको समझ आधारित
अपनी जो टीचिंग है वो समझ पे आधारित करके बच्चे को देनी है। आप जो शिक्षण प्रक्रिया करा रहे हैं उस पर आपको समझ बनानी है, ना कि रटन प्रणाली पर आधारित हो और अनुभवात्मक हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो, ना कि शिक्षक केंद्रित। ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार जो टीचर है उसका क्या योगदान है, उसकी क्या भूमिका है? तो टीचर को मार्गदर्शक, सहायक, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने वाला, बच्चे को गाइडेंस देने वाला, बच्चे के लिए एक उत्पादक का काम करेगा टीचर। ठीक है। सुविधादाता के रूप में टीचर कार्य करेगा। तो शिक्षक की भूमिका है मार्गदर्शक, बच्चे को गाइडेंस देना, सहायता प्रदान करना, सीखने प्रक्रिया को सुगम बनाना। अब दोस्तों, एनसीएफ 2005 किस प्रकार के मूल्यांकन पर जोर देता है? तो एनसीएफ 2005 जो है सीसी, इस पर विशेषकर जोर देता है। सीसी का मतलब होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। बाल विकास निरंतर प्रक्रिया है, सही है। पियाजे रचनावादी सिद्धांत से जुड़े हैं, सही है। पाइगोस्की सामाजिक आत्म सिद्धांत से जुड़े हैं, सही है। एंड कोहल वर्ग जो है नैतिक विकास से संबंधित हैं, सही है। एनसीएफ 2005 बाल केंद्रीय शिक्षा पर बल देता है, सही है। तो दोस्तों, आज के थे कुछ इम्पोर्टेंट आपके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। और इन सब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।